हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑफिशियल। हम पढ़ रहे थे प्राइस डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जो टॉपिक है हम पिछले 4 लेक्चर से पढ़ रहे हैं और आज इसका अंत आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, चारों लेक्चर देखने के बाद, तो आपको 110% प्राइस डिटर्मिनेशन का जो क्वेश्चन है पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लिखना कैसे, इसके लिए मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक्स में हमने टोटल ये सारे के सारे कर दिए थे। यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया था। कौन कौन से है एक बार देख लेते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, व्हेन द सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड चेंजेस एंड व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई चेंजेस, ये दोनों टॉपिक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किए। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपने 3rd नंबर एंड 4th नंबर वाला जो लेक्चर है वहाँ पे थोड़ा भी फोकस किया तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि क्या अगर आप किसी एक को कांस्टेंट ले लेते हो और किसी दूसरे को आप चेंजेस पे रख देते हो, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी कि प्राइस या तो इंक्रीज़ होगी या तो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे जो 2nd नंबर वाला केस है वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अगर हम डिमांड को कांस्टेंट ले लेते हैं एंड सप्लाई को चेंजेस कर देते हैं, तब भी हमको प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती हुई दिखती है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में आपको प्राइस इंक्रीज़ एंड प्राइस डिक्रीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम डिमांड एंड सप्लाई दोनों को चेंजेस पे रख देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यानी कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई को भी इंक्रीज़ करेंगे, और अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जो भी प्राइस होने वाली है वो क्या होगी, वो होगी कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट यानी कि प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज आने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन ज़रूर से होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम डिमांड को भी बढ़ाए और सप्लाई को भी बढ़ाए तो एज अ रिजल्ट प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। सपोज प्राइस 3 रुपये है तो 3 रुपये ही रहेगी, 4 रुपये तो 4 रुपये रहेगी, तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए फिगर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो डायरेक्टली अभी हम जाते हैं फिगर पे, ये फिगर कैसे ड्रॉ करनी है। और ये जो फिगर है वो थोड़ी, मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी टफ है बाकी सारी फिगर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो फिगर है वो थोड़ी मेरे को टफ लगी, तो इसीलिए इसको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया y, ये हो गया आपका x, और क्या क्या लिखना है वो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये दोनों ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से कुछ एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक डिमांड का ड्रॉ करनी है। ठीक है, और यहाँ से एक सप्लाई का ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके, जिसके कारण क्या हो कि आपका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दोनों कर्व को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बना है वहाँ से आपको एक लाइन खींच के आपकी स्केल की मदद से नीचे ला देना। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो लाइन नीचे आएगी तो आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट आप ये फिगर, ये लाइन आपने जो ड्रॉ की है उसकी एग्जैक्ट पैरेलल आपको एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी कुछ इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन आपको स्केल की मदद से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना था वैसे यहाँ पे भी बनेगा। तो इसी तरीके से आपको एक सप्लाई को यहाँ पे भी ड्रॉ कर देनी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक डॉट बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये 2 जगह पे डॉट्स बन रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाली एक इस तरीके से और ये वाली कुछ इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी रहेगी। अब जो भी ये वाली ऐसे नीचे जा रही है वो हमारी क्या होगी, डिमांड का होगी, और जो इस तरीके से ऊपर जा रही है वो होगी हमारी सप्लाई को। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। और फिर आपको क्या करना है, इस सभी का नामकरण कर देना। ठीक है, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डी, ये ऊपर जा रही है तो D1, ये D से नीचे जा रही है तो D0। ठीक है, और ये बीच वाली है तो ये हो गई हमारी S, इससे ऊपर ये जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, S0, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे जा रही है। ठीक है, मैंने 2nd लेक्चर में बात की थी, सप्लाई अगर यहाँ पे जाएगी तो वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम हो रही है इसलिए यहाँ पे हम 0 करेंगे। ठीक है, और सप्लाई फिर ये वाली कर्व देख लो आप, ये क्या जा रही है, इस तरफ जा रही है, यहाँ से यहाँ पे जा रही है, तो इसी के कारण ये क्या हो जाएगी, S1। ठीक है, अब यहाँ से डॉट्स ये जो बने थे
आपको याद होगा। तो यहाँ से भी आपको कुछ इस तरीके से दोनों लाइंस को नीचे खींच देना है और आपकी फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जो भी चीज़ है सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिखी है, आपकी नोट्स में भी बहुत अच्छी तरीके से ये फिगर ड्रॉ की गई है, तो वहाँ से आपको ध्यान से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये खास चीज़ याद रखनी है कि आपको शुरुआत कुछ इस तरीके से करनी है, यहाँ पे एक लाइन करनी है, यहाँ पे एक तरीके से करनी है, फिर यहाँ से एक लाइन नीचे खींच देनी है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ पे जो बन रहा है उसकी मदद से एग्जैक्ट आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है, फिर यहाँ पे एक बन रही है और यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ से एक लाइन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एग्जैक्ट फिगर बन जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। अब आते आपका जो मेन क्वेश्चन था कि सर जो प्राइस थी वो कांस्टेंट क्यों रहेगी, ठीक है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट क्यों रहेगी। तो आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सपोज़ करो ये अपनी जेठाबाई की दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम कहते हैं। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 30 टीवीज़ पड़े हैं, ठीक है, 30 टीवीज़। अब लोग भी कितने ख़रीदने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 30 पीपल जो है वो इन टीवीओं को परचेस करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, तो यहाँ पे तो कोई भी प्रकार का हमको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। और सपोज़ प्राइस भी यहाँ पे क्या होगी, हम ले लेते हैं हर एक टीवी की सपोज़ करो 15,000, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आपको इसको एग्ज़ाम में लिखने का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 30 टीवी की सप्लाई है जेठाबाई के पास, 30 लोग खरीदने आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो रहा है और इसी तरीके से जो प्राइस है वो 15,000 नक्की हो रही है, ठीक है। अब सपोज़ करो क्या हुआ कि जो जेठाबाई थे उनके वहाँ पे 40 लोग खरीदने आए, यानी कि डिमांड कितनी हो गई, 40 की हो गई, 40 यूनिट्स की हो गई। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, तो जेठाबाई जो है उन्होंने भी प्रोडक्शन बढ़ा दिया और प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद उन्होंने भी 40 यूनिट्स के टीवी बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जब जैसे ही डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ी, और यहाँ पे इसी के कारण डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो रही है, तो प्राइस भी क्या रहेगी, 15,000 ही रहेगी। सपोज़ 50 लोग खरीदने आ रहे तो जेठाबाई भी 50 टीवी बना रहे, तब भी प्राइस 15,000 ही रहेगी, क्योंकि हमने एक ही चीज़ सीखी है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई में कुछ लोचा आता है, या तो फिर डिमांड बड़ी है सप्लाई कम है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि प्राइजेस में चेंज आता है। पिछले 2 लेक्चर से हम बात कर रहे हैं इस बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, जैसे ही डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई भी कम हो रही है, तो सब कुछ इक्वल पोर्शन में चल रहा है। तो इसी के कारण जो प्राइस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अभी इसको एग्जैक्ट हम फिगर में भी देखते हैं, थोड़ा मैं बहुत अच्छा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको दिख रहा होगा ये है हमारी डिमांड का स्टार्टिंग वाली और ये है हमारी सप्लाई का स्टार्टिंग वाली, और इसी के कारण जो प्राइस थी हम यहाँ पे खींचे हैं तो हमको मिल रही थी इतनी, ठीक है, इतनी प्राइस हमको मिल रही थी, जिसको कहेंगे हम OY। अब सपोज़ करो कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण क्या हुआ, डिमांड जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब डिमांड इंक्रीज़ हुई तो जो DD है अब वो कहाँ पे आ जाएगा, D1 पे, ठीक है। तो ये वाली डिमांड कर्व है और डिमांड बढ़ गई तो डिमांड कर्व कहाँ पे चढ़ी जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे D1। अब यहाँ पे हम क्या सपोज कर रहे हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो साथ ही साथ सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ साथ ही साथ सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई कहाँ पे जाएगी, हमको याद रखना है। अगर हमको कुछ भी बढ़ाना है तो हम यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो हम सप्लाई को यहाँ पे थे हम, तो इसको सप्लाई को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सप्लाई पे हम यहाँ पे आ गए। अब देखो अब क्या हुआ वो ध्यान से देखना है, ये वाली हमारी नई डिमांड है और ये वाली हमारी नई सप्लाई है, और हमने कहा था कि जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है तभी हमको प्राइस मिलती है। तो यहाँ पे सप्लाई और यहाँ पे हमारी डिमांड और ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी के कारण अगर इसको हम यहाँ पे खींचते हैं तो ये हमारी हो जाएगी प्राइस, जो कि जैसी थी वैसी है, यानी कि OY थी तो OY ही है, ठीक है। फिगर से आपको पता लग गया, ठीक है। अभी देखो, अभी हम दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे हम समझेंगे क्या कि सपोज़ करो जो डिमांड है वो कुछ रीज़न के कारण क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब देखो जो डिमांड कर्व थी
वो यहाँ पे थी और सप्लाई कब थी, वो यहाँ पे थी। अब क्या हुआ, कुछ रीज़न की वजह से जो डिमांड है वो कम हो गई और इसी के कारण डिमांड कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और इस केस में हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, जो सप्लाई है उसको भी डिक्रीज़ करेंगे। तो हम सप्लाई पे कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और नई वाली जो डिमांड कर्व है ये वाली, और नई वाली सप्लाई कर्व जो है ये वाली, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे प्राइस के लिए। तो प्राइस हमारी हो जाएंगी फिर से OY, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से यहाँ पे अगर आपने गौर किया है तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टार्टिंग में भी हमारी प्राइस क्या थी, OY। जब हमने डिमांड को इंक्रीज़ किया, सप्लाई को इंक्रीज़ किया, तब भी हमारी प्राइस जो थी क्या थी, OY। जब हमने डिमांड को डिक्रीज़ किया, सप्लाई को डिक्रीज़ किया, तब भी हमारी प्राइस क्या थी, OY। दैट मीन्स कि ये एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि अगर हम जो सप्लाई इंक्रीज़ हुए उसके एग्जैक्ट प्रपोर्शन में डिमांड भी इंक्रीज़ करते हैं तो जो प्राइस होने वाली है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आएगा नहीं। तो ये याद रखना है, ये आपके MCQ में आ सकता है कि जब दोनों डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है सेम प्रपोर्शन में, तब क्या होता है, तब प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। या तो आप लिख सकते हो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, या प्राइस में अगर नो चेंज लिखा है तो नो चेंज आप MCQ में सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक था प्राइस डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपका पूरा का पूरा जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। और आपने यहाँ पे जो पाँचों के पाँचों लेक्चर है बहुत ध्यान से मैंने जो कहा है उसके साथ किए होंगे, तो मैं आपको 110% कह सकता हूँ कि आप 10+ मार्क्स आउट ऑफ 14 में यहाँ पे गेन कर सकते हो, ठीक है। आपकी लिखने की स्किल पे भी ये डिपेंड है। तो अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो 10+ आपको 100% मिलेंगे। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नई मज़े करेंगे, नए एग्जांपल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जो, आओ जो, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।